दोस्तों, वैसे तो पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति दोनों तरह की होती है। यानी राजनीति में अच्छे लोग भी पाए जाते हैं और राजनीति में ख़राब लोग भी पाए जाते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग हमारी पूरी दुनिया की राजनीति के इतिहास पर भी नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी दुनिया में अच्छी से अच्छी घटनाएं भी हुई हैं और बुरी से बुरी घटनाएं भी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज से सिर्फ 30-40 साल पुरानी पाकिस्तान देश में होने वाली जिस राजनीतिक घटना के बारे में बताने वाला हूँ, उससे ज्यादा खतरनाक और उससे ज्यादा बुरी घटना के बारे में शायद ही आप लोगों ने कभी सुना होगा। ये घटना न सिर्फ खतरनाक और बुरी थी बल्कि साथ ही साथ हद से ज्यादा घिनौनी भी थी। इतनी घिनौनी कि जिसकी उम्मीद आप लोग दुनिया के किसी भी देश से नहीं कर सकते हैं और स्पेशली पाकिस्तान जैसे उस देश से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि जो अपने आप को एक मुस्लिम और इस्लामिक देश के तौर पर पेश करता है। फिलहाल इस हद से ज्यादा घिनौनी घटना को समझने के लिए हमें इसकी कहानी को बिल्कुल शुरू से समझना होगा और हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है 5 जनवरी 1928 के दिन से, क्योंकि यही वो दिन था कि जब फजर के वक्त शाहनवाज अली भुट्टो के घर पर एक लड़के की पैदाइश हुई, जिस लड़के का नाम जुल्फिकार अली भुट्टो रखा गया, यानी इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली की तलवार के नाम पर। लोग उनको मोहब्बत से जुल्फी जुल्फी कहकर भी पुकारा करते थे। जुल्फिकार अली भुट्टो एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए थे जो न सिर्फ हद से ज्यादा अमीर थी बल्कि साथ ही साथ पढ़ी लिखी भी थी। यही वजह थी कि अपनी बेसिक पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो खुद भी अपने हायर एजुकेशन के लिए इंडिया से अमेरिका की तरफ निकल गए। 1947 में जब जुल्फिकार अली भुट्टो अमेरिका पढ़ाई के लिए गए थे तो उस वक्त वो भारत के ही नागरिक थे, मगर जब 1947 में बंटवारा हुआ तो उनके वालिद यानी कि शाहनवाज अली भुट्टो पाकिस्तान चले गए। दूसरी तरफ जुल्फिकार अली भुट्टो ने पहले तो अमेरिका से राजनीति की पढ़ाई की, इसके बाद वो अमेरिका से लंदन की तरफ निकल गए और इंग्लैंड में जाकर वहाँ पर उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नवंबर 1953 के दौर में, यानी कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी पढ़ाई लिखाई बाहर से कंप्लीट करने के बाद अपने वालिद यानी फादर के देश पाकिस्तान वापस आए, तो उस वक्त तक भी वो भारत के ही नागरिक थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो पढ़ाई लिखाई करने बंटवारे से पहले ही निकल चुके थे। आने वाले दौर में पाकिस्तान की राजनीति में एक लंबे वक्त तक राज करने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो राजनीति में कैसे इंटर हुए थे, इसकी कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प बताई जाती है। क्योंकि जब वो अपनी पढ़ाई लिखाई बाहर से कंप्लीट करके आए थे, इसके बाद तो वो वहाँ पर एज अ लेक्चरर ही पहचान रखते थे। पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में बच्चों को लॉ पढ़ाया करते थे, मगर इनका सिकंदर मिर्जा और अयूब खान जैसे कुछ ऐसे लोगों से दोस्ती थी कि जो उस दौर में पाकिस्तान की राजनीति में बड़ा नाम रखते थे। लिहाजा 1957 में सिकंदर मिर्जा ने ही सबसे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो को अपनी कैबिनेट में शामिल किया था। यानी जुल्फिकार अली भुट्टो धीरे धीरे राजनीति में नहीं पहुंचे बल्कि उनको काबिलियत की बुनियाद पर, क्योंकि उस दौर में इतने पढ़े लिखे लोग वहां पर नहीं हुआ करते थे, तो डायरेक्ट ही कैबिनेट में एंट्री दे दी गई थी। इसके बाद धीरे धीरे वो पाकिस्तान की राजनीति की सीढ़ियों को चढ़ते चले गए और एक वक्त वो भी आया कि जब वो खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन बैठे, वो भी एक ऐसे ताकतवर और असरदार प्रधानमंत्री कि जिसको इतनी ज्यादा शोहरत मिली कि जितनी शोहरत पाकिस्तान के इतिहास में शायद ही कुछ और दूसरे राजनेताओं को मिली होगी। जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार शुरुआती दौर में अवाम की सरकार थी। लोग उनको कायदे अवाम के नाम से पुकारा करते थे। उनका नारा था रोटी, कपड़ा और मकान। इसके अलावा जुल्फिकार अली भुट्टो को आम लोगों में हद से ज्यादा मशहूर और मकबूल माना जाता था। आपको बता दूं कि जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में आज भी यही माना जाता है कि पाकिस्तान का वो पहला ऐसा नेता था कि जिसने राजनीति को बंद कमरों से निकाल कर आम लोगों तक पहुंचाया था। यानी आम लोगों को ये सिखाया था कि राजनीति क्या होती है और इसमें इन्वॉल्व किस तरह से हुआ जाता है। अब जाहिर है जब वो खुद एक लॉयर थे, वो भी इंग्लैंड से लॉ करके आए थे, तो उनका स्पीचेस में भी कोई सानी नहीं था। उनकी स्पीचेस यानी उनकी तकरीरें सुनकर लोग दीवाने हो जाते थे। भुट्टो की पॉलिसी थी समाजवाद और इस्लाम। इसके अलावा उन्होंने मजदूरों, किसानों और इस तरह के सभी लोगों के हितों में एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले लिए, जिसने उनको आम आवाम में यानी आम लोगों में और भी ज्यादा मशहूर कर दिया। 1973 में भुट्टो ने ही पाकिस्तान को इसका पहला संविधान दिया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को ऑफिशियली एक मुस्लिम यानी कि इस्लामिक कंट्री भी जुल्फिकार अली भुट्टो ने ही बनाया था।
मगर दोस्तों इतिहासकार बताते हैं कि जैसे जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शोहरत और ताकत बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उनके अंदर अब एक तानाशाह की झलकियां भी नजर आने लगी थी। मिसाल के तौर पर अपने विरोधियों की एक न सुनना, बल्कि जो विरोध करे उसको पूरे जोर के साथ दबा देना। नतीजा ये हुआ कि जो उनके विरोधी थे, अब उन्होंने भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकाबला करने के लिए एकजुट होना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो 9 विरोधी पार्टियों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसका नाम उन लोगों ने रखा PNA, यानी कि पाकिस्तान नेशनल अलायंस। 7 मार्च 1977 को जब इलेक्शन हुआ तो एक बार फिर से नतीजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ही फेवर में आया। जहां एक तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी को मिली 135 सीटें, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन पार्टीज को मिली सिर्फ और सिर्फ 36 सीटें। अब जाहिर है इन इलेक्शन रिजल्ट ने न सिर्फ उन विरोधी पार्टियों को ही चौंकाया था, बल्कि पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया था, क्योंकि जिस तरह का विरोध और जिस तरह का माहौल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ उस दौर में पाकिस्तान में बना हुआ था, ये रिजल्ट आना मुमकिन ही नहीं थे। इसीलिए विरोधी पार्टियों की तरफ से ये इल्जाम लगाया गया कि हो न हो पूरी तरह से इस इलेक्शन में धांधली की गई है और इसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने हिसाब से कंट्रोल किया है। फिलहाल अब धीरे धीरे विरोधी पार्टियों की लीडरशिप में पाकिस्तान में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। नतीजा ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद पूरा ही पाकिस्तान विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा था। हालात ऐसे थे कि अब ये विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप भी ले चुके थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लाख कोशिशें की कि किसी तरह से इस विरोध प्रदर्शन को और इस पूरे विरोध को दबाया जा सके, मगर वो ऐसा कर न सके। इवन अब उनकी खुद की पार्टी में भी उनको कुछ आवाजें धीरे धीरे उठती हुई नजर आ रही थी। मगर दोस्तों जिस वक्त पाकिस्तान में ये सब कुछ चल रहा था, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान में एंट्री हुई ज़ियाउल हक नाम के एक ऐसे इंसान की कि जिसने पाकिस्तान के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक ऐसा इंसान कि जिसको पाकिस्तान के आम लोगों के साथ साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नस्लें भी शायद कभी भूल सकेंगी। अर्शम प्रोडक्शन के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने पाकिस्तान के इतिहास को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा या फिर आप लोग पाकिस्तान की राजनीति से थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये बात बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे कि पाकिस्तान की राजनीति में वहाँ की सेना एक अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, या फिर ये कहिए कि वहाँ का जो संविधान है, उसमें सेना को एक अलग ही ताकत दी गई है। एक ऐसी ताकत कि जो पूरे देश को कंट्रोल कर सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से ही ये इल्जाम लगता आ रहा है कि वहाँ पर सरकार चाहे किसी की भी बन जाए, मगर देश को सेना ही चलाती है। हैरानी की बात तो यह है कि सरकार को अंदरूनी तौर पर सेना की तरफ से कंट्रोल तो किया ही जाता है, मगर जब कभी कभी मौजूदा सरकार अगर सेना की नहीं सुनती है और उसकी बात नहीं मानती है, तो फिर सेना का लीडर उस सरकार का पूरी तरह से तख्ता भी पलट देता है और खुद ही पूरे मुल्क का हुक्मरान बन जाता है। ऐसा मामला कोई एक आध बार नहीं हुआ है, बल्कि पाकिस्तान के इतिहास में बार बार हुआ है। जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, तब से कई बार ऐसा हुआ है कि अचानक से वहाँ की सेना के सबसे ताकतवर लीडर ने वहाँ की गवर्नमेंट का तख्ता पलट दिया और खुद ही उस मुल्क का हुक्मरान बन गया और फिर अगले कई सालों तक पूरे मुल्क को चलाता रहा। हालात तो इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि पाकिस्तान के पूरे 70 से 75 साल के इतिहास में अभी तक कोई भी ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ है कि जिसने प्रधानमंत्री के पद पर बैठने के बाद अपने प्रधानमंत्री के पूरे समय को पूरा किया हो। यानी अगर उसको 5 साल प्रधानमंत्री रहना था तो वो पहले ही हटा दिया जाता है, या तो उसकी हुकूमत का तख्ता पलट कर दिया जाता है या फिर उसको कत्ल ही कर दिया जाता है। और ऐसा ही कुछ मामला हुआ था पाकिस्तान के इस मशहूर नेता यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ 4 और 5 जुलाई के दरमियानी रात में साल 1977 में पाकिस्तान की फौज की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता पलट कर दिया गया। और यह तख्ता पलट करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही ज़ियाउल हक था कि जिसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुद आर्मी चीफ बनाया था। हैरानी की बात तो यह है कि इतिहासकार बताते हैं कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़ियाउल हक को अपना आर्मी चीफ बनाया था तो ज़्यादातर गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग भी हैरान हो गए थे, क्योंकि दस्तूर के मुताबिक आर्मी चीफ ज़ियाउल हक को नहीं बल्कि किसी और को बनना था। वहाँ पर ज़ियाउल हक के अलावा कई सीनियर बड़े बड़े आर्मी चीफ से जुड़े हुए लोग मौजूद थे और सब यही सोच रहे थे कि दस्तूर के मुताबिक उन्हीं में से किसी को आर्मी चीफ बनाया जाएगा। मगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी हुकूमत को हमेशा महफूज रखने के लिए और ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी और को आर्मी चीफ बना दूं और बाद में वो मेरी ही हुकूमत का तख्ता पलट कर दे, जैसा कि पाकिस्तान में होता आया है, तो इसीलिए एक ऐसे ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ बनाया जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा जूनियर था। मगर दोस्तों जिस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इतना ज्यादा भरोसा किया था
उसी ने ही कुछ ही वक्त के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नीचे से उसी की गद्दी को छीन लिया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सिर्फ हुकूमत का तख्ता पलट ही नहीं किया गया था, बल्कि ज़ियाउल हक ने उनको फौरन जेल भी भिजवा दिया था। इसके बाद अगले ही साल यानी 18 मार्च 1978 के दिन लाहौर हाई कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मौत की सज़ा सुना दी, और ये सज़ा सुनाई गई थी एक ऐसे केस में कि जिस केस के मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी हुकूमत के दौर में अहमद रज़ा कसूरी नाम के एक नेता की हत्या का प्रयास किया था, और साथ ही साथ अहमद रज़ा कसूरी के फादर को कत्ल भी करवा दिया था। फिलहाल अभी तक बहुत सारे इतिहासकारों का, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का और बड़ी बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का यही मानना है कि दरअसल ये केस जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिर्फ फंसाने के लिए था, और ये केस पूरी तरह से झूठ पर खड़ा हुआ था। इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। फिलहाल जब हाई कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मौत की सज़ा सुनाई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फांसी की ही सज़ा सुनाई। इसके बाद उन्होंने रिव्यू पिटीशन भी डाला, उसको भी खारिज कर दिया गया। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को यही लग रहा था कि उनको फांसी की सज़ा सुनाई तो जा सकती है, मगर उनको फांसी दी नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसा करने की शायद ही किसी इंसान के अंदर हिम्मत होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आम लोग भी यही सोच रहे थे। उनको लगता था कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मामला है, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो राजनीति है उसको पूरी तरह से ज़ीरो करने की कोशिश की जा रही है। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास में कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। मगर दोस्तों, इन तमाम उम्मीदों से बिल्कुल उलट 4 अप्रैल 1979 की रात 2 बजे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उस वक्त फांसी पर चढ़ा दिया गया कि जब पूरा पाकिस्तान बेखबर नींद में सो रहा था, और पाकिस्तान के किसी भी आम इंसान को इस बात की कानो कान खबर नहीं थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद उनकी बॉडी को उनकी फैमिली को देने के बजाय डायरेक्ट आर्मी के अंडर में ही उनके गाँव ले जाया गया था, और उनकी जो पुश्तैनी ज़मीन थी वहीं पर ही उनको दफना दिया गया था। उनकी आखिरी वक्त में, यानी जब उनको दफनाया जाना था और जब उनकी नमाज वगैरह पढ़ी जानी थी, तो उस वक्त भी उनकी बेगम यानी नुसरत भुट्टो और उनकी बेटी यानी कि बेनज़ीर भुट्टो को उनसे मिलने की और उनको देखने की इजाज़त नहीं दी गई थी। आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी ये वही बेनज़ीर भुट्टो थी कि जिन्होंने अपने वालिद के मौत के बाद धीरे धीरे पाकिस्तान की राजनीति में कदम रखना शुरू कर दिया था, और कुछ वक्त के बाद ही पाकिस्तान की सबसे ताकतवर नेता के तौर पर उभर कर आई थी। एक बार नहीं बल्कि दो बार पाकिस्तान की पीएम भी रह चुकी थी। मगर एंड भी इनका अपने फादर यानी वालिद की तरह ही बड़ा ही दर्दनाक हुआ था। जहां एक तरफ उनके वालिद को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ उनको 2007 में खुलेआम गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। मगर दोस्तों, ये तो सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दर्दनाक कहानी थी। असली घिनौनी कहानी तो उनके मौत के बाद ही शुरू हुई थी। दरअसल दोस्तों, हुआ ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब अपनी हुकूमत के शुरुआती दौर में इस्लाम से जुड़े हुए कुछ बड़े बड़े फैसले लेना शुरू किए थे, तो पाकिस्तान में उनको हद से ज़्यादा शोहरत मिलना भी शुरू हो गई थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने शराब पर पाबंदी लगा दी थी, क्लब या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको भी बैन कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान को ऑफिशियली एक इस्लामिक यानी कि मुस्लिम नेशन बनाया था, और भी इस तरह के बहुत सारे इस्लाम से जुड़े हुए फैसले लिए थे। ऐसे फैसले कि जिन्होंने उनको न सिर्फ पाकिस्तान में हद से ज़्यादा मशहूर किया, बल्कि पाकिस्तान के ज़्यादातर आम लोगों के दिलों में जगह भी दिलाई। अब नतीजा ये हुआ कि उनके जो विरोधी थे, यानी कि जो उनके अपोजिट हुआ करते थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये सब कुछ राजनीति के लिए कर रहे हैं, वरना इस्लाम से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है, बल्कि वो तो खुद भी मुसलमान नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पक्के और सच्चे मुसलमान होने न होने को लेकर पाकिस्तान में डिबेट इसलिए भी हुआ करती थी क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की माँ शादी से पहले तो एक हिंदू हुआ करती थी। इसके अलावा वो नाचने और गाने वाले पेशे से भी बिलोंग किया करती थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विरोधी कहा करते थे कि जुल्फ़िकार के अंदर तो इस्लामिक तहजीब ही नहीं है, ये तो एक ऐसा इंसान है कि जो अमेरिका और यूके जैसी कंट्री से पढ़ कर आया है, कि जो अंग्रेज़ों का ही कल्चर जानता है और मुस्लिम कल्चर से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। बल्कि भुट्टो तो नमाज भी नहीं पढ़ता है, और ये भी कैसे साबित किया जाए कि भुट्टो को नमाज पढ़ना आती भी है या फिर नहीं आती है।
پاکستان میں بھٹو سے جڑی یہ بحث کتنی اوپر تک چلی گئی تھی، اس چیز کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، اب وہ چاہے ان کے ویرودھیوں نے لکھی ہوں یا پھر ان کے اپنوں نے لکھی ہوں، لگ بھگ سبھی کتابوں میں یہ چیز منشن کی گئی ہے اور اس بات کا اشارہ دیا گیا ہے کہ دراصل جب ذوالفقار علی بھٹو قید میں تھے اور ان کو پھانسی دے دی گئی تھی تو اس کے بعد پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کی طرف سے ایک فوٹوگرافر کو اس قید خانے میں بھیجا گیا تھا۔ اس فوٹوگرافر کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ مرے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر کھینچے گا، مگر حیران کر دینے والی بات اور ہوش اڑا دینے والی بات یہ ہے کہ خفیہ ایجنسیز کی طرف سے اس فوٹوگرافر کو مرے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کی شکل کی تصویر نہیں لینی تھی، بلکہ اس کو تو ان کے پرائیویٹ پارٹ کی تصویر لینی تھی۔ دراصل بعد میں یہ بتایا گیا ہے کہ ضیاء الحق اور پاکستان کی جو خفیہ ایجنسیز تھی وہ یہ چاہتی تھیں کہ دیکھا جائے کہ ذوالفقار علی بھٹو ختنہ کیے ہوئے تھے یا پھر نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ اس تصویر کو پورے پاکستان میں وائرل کرتے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتے کہ بھائی دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو کی جو خود کو اپنے آپ کو سچا مسلمان ثابت کرتا تھا، بڑی بڑی اسلامک پالیسیز لے کر آتا تھا، وہ تو خود بھی مسلمان ہی نہیں تھا اور ابھی تک جو بھی دعویٰ کیا جا رہا تھا ویرودھیوں کی طرف سے وہ بالکل سچا ثابت ہوا ہے۔ یہ دراصل ضرور کوئی بہروپیہ تھا کہ جو ودیشی طاقتوں کی طرف سے کنٹرول کیا جا رہا تھا، مگر ان لوگوں کے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس فوٹوگرافر نے جب یہ تصویر دی تو اس کو اس تصویر میں وہی چیز دکھی کہ جس چیز کو وہ لوگ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اور شاید اسی وجہ سے اس تصویر کو بعد میں وائرل بھی نہیں کیا گیا تھا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔